हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय युवाल नोआ हरारी बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान, जो कभी अफ्रीका के किसी कोने में रहने वाले एक मामूली से जानवर थे, आज इस पूरी दुनिया के मालिक कैसे बन गए? मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप दुनिया को, अपने इतिहास को और खुद अपने अस्तित्व को पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। ये किताब आपके दिमाग के सारे तार हिला देगी। क्या आप कभी सोचते हैं कि हम इंसान इतने एडवांस्ड होकर भी इतने परेशान क्यों हैं? क्यों हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन है? हम पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? हम धर्म और देश के नाम पर क्यों संघर्ष करते हैं? ये ऑडियो बुक आपको इन क्यों का जवाब देगी। ये आपको बताएगी कि आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो क्यों करते हैं। ये आपको अपने दिमाग पर, अपनी मान्यताओं पर और अपनी पूरी जिंदगी पर एक नया कंट्रोल देगी। सोचिए, आप एक टाइम मशीन में बैठकर 70,000 साल पीछे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे एक मामूली से जानवर ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। ये ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जीना नहीं चाहते, बल्कि अपने होने का मतलब समझना चाहते हैं, जो भेड़ चाल से थक चुके हैं और जानना चाहते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हम एक ऐसी काल्पनिक कहानी पर बात करेंगे जिसने हमें भगवान बना दिया। एक ऐसे धोखे की बात करेंगे जिसमें हम सब खुशी खुशी फंस गए। अगर आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने से डरते हैं, अगर आप इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप और हम सब एक बहुत विशाल काल्पनिक कहानी का हिस्सा हैं, तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप हिम्मत वाले हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी दुनिया बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानों की कहानी, हमारी कहानी। अध्याय नंबर 1, संज्ञानात्मक क्रांति। वो पल जब हम कहानीकार बने। आज से लगभग 70,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। इस धरती पर सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस ही नहीं थे, हमारे जैसे और भी इंसान थे, जैसे यूरोप में रहने वाले मजबूत निएंडरथल या एशिया में रहने वाले होमो इरेक्टस। उस वक्त हम यानी होमो सेपियंस कोई खास नहीं थे। हम फूड चेन में कहीं बीच में आते थे। हम विशाल जानवरों का शिकार करने से डरते थे और ज्यादातर मरे हुए जानवरों को खाते या छोटे मोटे शिकार करते थे। हम एक मामूली जानवर थे जिसका दुनिया पर कोई खास असर नहीं था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में, हमारे डीएनए में एक छोटा सा बदलाव हुआ, एक एक्सीडेंटल म्यूटेशन। इसी को लेखक युवाल नोआ हरारी संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। ये वो पल था जिसने एक मामूली से जानवर को इस प्लेनेट का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली जीव बना दिया। तो आखिर ये बदलाव था क्या? ये बदलाव था भाषा का। आप कहेंगे कि भाषा तो जानवरों के पास भी होती है। बंदर चिल्लाकर बताते हैं कि शेर आ रहा है, मधुमक्खियां नाचकर बताती हैं कि फूल कहाँ है। बिल्कुल सही, लेकिन हमारी भाषा में एक ऐसी अनोखी बात थी जो किसी और जानवर के पास नहीं थी। वो थी गपशप करने की और कल्पना की शक्ति। हम सिर्फ ये नहीं बता सकते थे कि नदी के पास शेर है, हम ये भी बता सकते थे कि मैंने सुबह नदी के पास एक शेर देखा था। हम अतीत की बात कर सकते थे। हम ये भी बता सकते थे कि कल सुबह हम सब मिलकर उस शेर का शिकार करेंगे। हम भविष्य की योजना बना सकते थे। लेकिन सबसे विशाल और क्रांतिकारी शक्ति थी ऐसी चीजों के बारे में बात करने की जो असल में है ही नहीं, जो सिर्फ हमारी कल्पना में मौजूद हैं, जैसे कि भूत, भगवान, देश, कंपनी, कानून और पैसा। कोई भी चिंपैंजी आपको यह नहीं बता सकता कि अगर तुम मुझे केले दोगे तो मरने के बाद तुम्हें बंदरों के स्वर्ग में ढेर सारे केले मिलेंगे। यह शक्ति सिर्फ हमारे पास थी। इसी काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करने की शक्ति ने हमें विशाल संख्या में एक साथ मिलकर काम करने की अनोखी क्षमता दी। आप सोचिए, एक चिंपैंजी ज्यादा से ज्यादा 50 या 100 के झुंड में रह सकता है। उससे विशाल झुंड होते ही उनमें टकराव हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। लेकिन हम इंसान, हम हजारों, लाखों, करोड़ों अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कैसे? एक कॉमन कहानी पर विश्वास करके। एक भारतीय सैनिक दूसरे भारतीय सैनिक के लिए जान दे सकता है, जिसे वो कभी मिला भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दोनों भारत नाम की एक कहानी पर विश्वास करते हैं। दो वकील जो कभी नहीं मिले एक साथ मिलकर एक कंपनी को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों कानून और न्याय की कहानी पर विश्वास करते हैं। हजारों लोग एक मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं,
वो सिर्फ कागज पर लिखी कुछ कहानियां हैं, कुछ नियम हैं, जिन पर करोड़ों लोग यकीन करते हैं। इस नई शक्ति के साथ होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। जहां भी वो गए, वहां के विशाल जानवर विलुप्त होने लगे। ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय कंगारू, अमेरिका के विशाल हाथी मैमथ, सब हमारे पूर्वजों के शिकार बन गए। हमने निएंडरथल जैसी दूसरी इंसानी प्रजातियों को भी खत्म कर दिया। हम इस ग्रह के सबसे महान शिकारी बन गए। हमने फूड चेन में छलांग मारकर खुद को सबसे ऊपर रख दिया। यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि हम कहानियां बना सकते थे और उन पर विश्वास कर सकते थे। हमने दुनिया को जीतना शुरू कर दिया था, लेकिन इस जीत की शुरुआत में ही एक बहुत अहम सवाल छुपा था। क्या इस शक्ति ने हमें खुश भी बनाया? क्या दुनिया पर राज करना ही हमारी नियति थी, या हम अनजाने में एक ऐसे रास्ते पर निकल गए थे जो आगे चलकर एक बहुत विशाल जाल में खत्म होने वाला था? हमने दुनिया तो जीत ली, पर क्या हम खुश थे, या ये सिर्फ एक विशाल जाल की शुरुआत थी? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे इतिहास के उस सबसे विशाल धोखे की जिसमें हम आज तक फंसे हुए हैं। अध्याय नंबर 2, कृषि क्रांति, इतिहास का सबसे विशाल धोखा। जब हम कृषि क्रांति या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सुंदर तस्वीर आती है। हमें लगता है कि यह इंसानियत के लिए एक बहुत विशाल छलांग थी। हमने शिकार के लिए भटकना त्याग दिया, एक जगह बसकर खेती करना सीखा, गांव और शहर बसाए और एक सभ्य जीवन की शुरुआत की। हमें स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है कि खेती का आविष्कार इंसान की प्रगति का प्रतीक था, लेकिन युवाल नोआ हरारी इस पूरी धारणा को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि कृषि क्रांति इंसान के इतिहास का सबसे विशाल धोखा थी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें होमो सेपियंस बहुत आसानी से फंस गए और आज तक उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन चलिए इसे गहराई से समझते हैं। लगभग 10,000 साल पहले तक हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक थे। वो जंगलों में घूमते, शिकार करते, फल और कंद मूल इकट्ठा करते थे। उनका जीवन कैसा था? रिसर्च बताती है कि वो हमसे कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश थे। वो दिन में कुछ ही घंटे काम करते थे, बाकी समय आराम करने, खेलने और सामाजिक मेलजोल में बिताते थे। उनकी डाइट बहुत विविध थी। वो तरह तरह के फल, सब्जियां और मांस खाते थे, जिससे उन्हें हर तरह के पोषक तत्व मिलते थे। उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। आज खाना मिल गया, बस काफी है, कल की कल देखेंगे। उनके पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी, इसलिए कोई चोरी का भय भी नहीं था। उनका जीवन सरल और तनाव मुक्त था। फिर कुछ लोगों ने गेहूं, चावल और मक्के जैसे कुछ पौधों को उगाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इससे जीवन आसान हो जाएगा। अब खाने के लिए भटकना नहीं होगा, एक ही जगह पर भरपूर अनाज मिलेगा। लेकिन वो गलत थे। ये एक बहुत विशाल धोखा था। असल में इंसानों ने गेहूं को नहीं पाला, बल्कि गेहूं ने इंसानों को पालतू बना दिया। सोचिए, गेहूं क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा फैले, उसके रास्ते के पत्थर और कंकड़ साफ हों, उसे दूसरी घास फूस से बचाया जाए, उसे पानी मिले और उसे कीट पतंगों से सुरक्षा मिले। ये सब किसने किया? इंसानों ने। इंसान अब सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने लगा। वो जमीन जोतता, बीज बोता, घंटों तक पौधों को पानी देता, जंगली घास को हटाता और फसल की रखवाली करता। उसका पूरा जीवन उस गेहूं के पौधे के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी आजादी छिन गई। उसकी डाइट अब सिर्फ अनाज पर निर्भर हो गई, जिससे उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगी। एक ही जगह पर रहने और जानवरों के साथ रहने से नई नई बीमारियां फैलने लगी। फसल खराब होने का मतलब था भूखमरी और मृत्यु। आबादी तो अधिक हुई, लेकिन एक औसत किसान का जीवन एक औसत शिकारी संग्राहक से कहीं ज्यादा कठिन, तनावपूर्ण और अस्वस्थ था। इस धोखे का सबसे विशाल असर हमारे दिमाग पर हुआ। पहली बार इंसान भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर कीट फसल खा गए तो क्या होगा? अगले साल के लिए बीज कैसे बचा कर रखें? ये चिंताएं हमारे दिमाग में घर कर गईं। संपत्ति का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। ये मेरी जमीन है, ये मेरा अनाज है। और जहां संपत्ति आती है, वहां असमानता भी आती है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीनें हो गईं और वो राजा बन गए। ज्यादातर लोग उनकी जमीनों पर मजदूरी करने वाले किसान बन गए। समाज में वर्ग बन गए, राजा, पुजारी, सैनिक और किसान। इंसानों के बीच शोषण और अन्याय की शुरुआत यहीं से हुई।
हम एक आरामदायक जाल में फंस चुके थे। आबादी इतनी अधिक हो चुकी थी कि अब वापस शिकारी संग्राहक जीवन में लौटना नामुमकिन था। हम ज्यादा बच्चों को खिलाने के लिए और ज्यादा अनाज उगाने लगे और ज्यादा अनाज उगाने के लिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने लगे। ये एक ऐसा चक्र था जिससे निकलना असंभव था। तो कृषि क्रांति ने हमें भोजन की सुरक्षा नहीं बल्कि जनसंख्या विस्फोट, कुपोषण, बीमारियां और सामाजिक असमानता दी। हमने आजादी खोकर गुलामी को चुना। ये एक ऐसा सौदा था जो ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन असल में बहुत महंगा साबित हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर रहने लगे तो समाज में व्यवस्था कैसे बनी? इन लाखों अजनबियों को एक साथ कैसे लाया गया? उन्हें कैसे नियंत्रित किया गया? यहीं पर इंसानों ने 3 ऐसे जबरदस्त काल्पनिक आविष्कार किए जिन्होंने हमें एक दूसरे से मिलाया और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने की नींव रखी। वो 3 आविष्कार क्या थे जो इतने ताकतवर थे कि दुश्मन भी उनके सामने झुक जाते थे? वो कौन सी कहानियां थीं जिन पर पूरी इंसानियत ने आंख बंद करके भरोसा कर लिया? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, मानवता का एकीकरण। पैसा, साम्राज्य और धर्म। कृषि क्रांति के बाद इंसानों की बस्तियां गांवों से शहरों और फिर राज्यों में बदलने लगी। अब लाखों करोड़ों लोग एक ही सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन एक बहुत विशाल समस्या खारी हो गई। इतने सारे अजनबियों को एक साथ कैसे रखा जाए? उनमें एकता कैसे बनाई जाए? उन्हें कैसे समझाया जाए कि वो सब एक हैं और उन्हें मिलकर काम करना चाहिए? इस समस्या को सुलझाने के लिए इंसानियत ने 3 बहुत ही शक्तिशाली काल्पनिक व्यवस्थाएं बनाई। ये ऐसी कहानियां थीं जिन पर सबने विश्वास किया और इन्हीं की वजह से आज की हमारी दुनिया का ढांचा तैयार हुआ। ये 3 महान एकीकरण करता थे: पैसा, साम्राज्य और धर्म। चलिए एक एक करके इन तीनों की अद्भुत शक्ति को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। पैसे से पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। अगर आपके पास जूते हैं और मुझे वो चाहिए और मेरे पास गेहूं है तो हम अदला बदली कर सकते हैं। इसे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन इसमें बहुत समस्या थी। क्या पता आपको गेहूं की जरूरत ही ना हो? क्या पता मेरे पास उतने गेहूं ना हो जितने की कीमत के जूते हैं? ये बहुत जटिल था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए पैसे का आविष्कार हुआ। पैसा क्या है? क्या ये सिर्फ कागज का एक खंड या धातु का सिक्का है? नहीं, पैसा असल में भरोसे की एक प्रणाली है। ये एक कहानी है जिस पर हम सब विश्वास करते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेरे हाथ में जो 500 का नोट है उसे कोई भी दुकानदार लेकर मुझे उसके बदले का सामान दे देगा। वो दुकानदार उस नोट को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे भरोसा है कि कोई और भी उस नोट को स्वीकार कर लेगा। यह भरोसे का एक अंतहीन चक्र है। पैसे की सबसे विशाल ताकत यह है कि यह सार्वभौमिक है। यह किसी धर्म, जाति या देश को नहीं मानता। एक ईसाई और एक मुसलमान भले ही धार्मिक मान्यताओं पर संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों डॉलर या रुपए को खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। ओसामा बिन लादेन अमेरिका से नफरत करता था, लेकिन उसे अमेरिकी डॉलर से कोई परहेज नहीं था। पैसा ही एकमात्र ऐसी कहानी है जिस पर लगभग हर इंसान विश्वास करता है। इसने व्यापार को आसान बनाया, शहरों को मिलाया और एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इसने हमें अजनबियों पर भरोसा करना सिखाया। ये मानवता का सबसे सफल एकीकरण करता है। ये एक ऐसी काल्पनिक सच्चाई है जिसके बिना हमारी आज की दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती। दूसरा महान एकीकरण करता था साम्राज्य। साम्राज्य का नाम सुनते ही हमारे मन में क्रूर राजा, युद्ध और शोषण की तस्वीरें आती हैं। ये सच भी है। साम्राज्यों का निर्माण हिंसा और विजय से हुआ, लेकिन उनका एक और पहलू भी था। साम्राज्यों ने करोड़ों लोगों को एक ही राजनीतिक छतरी के नीचे ला दिया। उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों के लोगों को एक समान कानून, एक समान भाषा और एक समान पहचान देने की कोशिश की। रोमन साम्राज्य ने पूरे यूरोप और मध्य पूर्व को एक कर दिया। मौर्य और मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशाल हिस्से को एक शासन के तहत लाया। इन साम्राज्यों की वजह से विचार, तकनीक और संस्कृति बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह फैली। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां लगभग हर देश में एक जैसी राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था है, उसकी मूल इन्हीं पुराने साम्राज्यों में है। उन्होंने हम और वो की दीवारों को हटाया और एक ज्यादा विशाल,
एक ज्यादा एकीकृत हम की भावना पैदा करने की कोशिश की। और तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली एकीकरण करता था धर्म। धर्मों ने पैसे और साम्राज्य से भी एक कदम आगे जाकर काम किया। उन्होंने एक सार्वभौमिक और अलौकिक व्यवस्था का विचार दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और हमें कुछ नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए जो इंसानों ने नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति ने बनाए हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम जैसे सार्वभौमिक धर्मों ने यह संदेश दिया कि उनकी सच्चाई किसी एक देश या जाति के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। इन धर्मों ने करोड़ों अजनबियों को भाईचारे के रिश्ते में बांध दिया। एक स्पेन का ईसाई मोरक्को के किसी ईसाई को अपना भाई समझ सकता था जिसे वो कभी मिला भी नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही ईश्वर और एक ही कहानी में विश्वास करते थे। धर्मों ने लोगों को एक साझा पहचान और जीवन का एक साझा मकसद दिया। तो पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन तीन विशाल कहानियों ने मिलकर बिखरी हुई इंसानियत को एक साथ पिरोने का काम किया। इन्होंने हमें एक ग्लोबल समाज में बदल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। लगभग 500 साल पहले एक और क्रांति हुई, एक ऐसी क्रांति जिसने इन तीनों की शक्ति को कई गुना अधिक कर दिया और इंसान को प्रकृति के सबसे शक्तिशाली जीव से सीधे भगवान बनने के रास्ते पर उपस्थित कर दिया। वो क्रांति थी वैज्ञानिक क्रांति। पर क्या ये शक्ति, ये भगवान बनने की क्षमता हमारे लिए वरदान साबित हुई, या ये एक ऐसा अभिशाप था जो हमें हमारे ही विनाश की ओर ले जा रहा था? इस रोमांचक सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, वैज्ञानिक क्रांति। जब हमने कहा हमें नहीं पता, पिछले हजारों सालों से इंसान पैसा, साम्राज्य और धर्म जैसी कहानियों के सहारे जी रहा था। दुनिया के सारे अहम सवालों के जवाब धार्मिक किताबों में मौजूद माने जाते थे। अगर किसी को कुछ जानना होता तो वो किसी ज्ञानी पंडित या पादरी के पास जाता और वो उसे पवित्र ग्रंथों से जवाब बता देता। यह माना जाता था कि जो कुछ भी जानने लायक है वो पहले से ही लिखा जा चुका है। ज्ञान का स्रोत अतीत में था, लेकिन लगभग 500 साल पहले यूरोप में एक नई और क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया। ये सोच बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। ये सोच थी, हमें नहीं पता। यही वो पल था जब वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। इंसान ने पहली बार सामूहिक रूप से अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। हमने ये माना कि हम ब्रह्मांड के बारे में, अपने शरीर के बारे में और इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं वो भी गलत हो सकता है। यह स्वीकारोक्ति ही वैज्ञानिक क्रांति का इंजन बनी। जब आपने मान लिया कि आप नहीं जानते, तभी आप जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान ने कहा कि ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अवलोकन और प्रयोग में है। दुनिया को देखो, उस पर सवाल उठाओ, प्रयोग करो, गणित का इस्तेमाल करो और फिर किसी नतीजे पर पहुंचो। और वो नतीजा भी अंतिम सत्य नहीं है। हो सकता है कल कोई नया सबूत मिले और आपकी थ्योरी गलत साबित हो जाए। इस सोच ने ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे, डार्विन ने बताया कि हम बंदरों के वंशज हैं, और आइंस्टीन ने समय और स्थान के बारे में हमारी पूरी समझ को बदल दिया। अचानक इंसानियत एक अविश्वसनीय गति से ज्ञान अर्जित करने लगी। हमने सूक्ष्म जीवों की दुनिया खोजी, हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना शुरू किया और हमने अपने ही शरीर के अंदर की जटिल मशीनरी को जानना शुरू किया। लेकिन विज्ञान सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं था, यह शक्ति के बारे में भी था। जल्द ही शासकों और व्यापारियों को समझ आ गया कि वैज्ञानिक ज्ञान उन्हें असीम शक्ति दे सकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों को पैसा देना शुरू कर दिया। इस नए रिश्ते ने एक शक्तिशाली चक्र बनाया। विज्ञान ने नई तकनीक को जन्म दिया, तकनीक ने साम्राज्यों और व्यापारियों को और ज्यादा शक्ति दी, और उस शक्ति से मिले पैसे को वापस विज्ञान में लगाया गया। विज्ञान, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का एक अटूट गठबंधन बन गया। क्रिस्टोफर कोलंबस जब भारत की खोज में निकला तो उसे स्पेन की रानी ने पैसा दिया। जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसने उस महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। उसके जहाजों पर वैज्ञानिकों और नक्शा बनाने वालों की टीम थी। कैप्टन कुक जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उसके साथ भी वैज्ञानिक थे। साम्राज्यों का विस्तार अब सिर्फ जमीन जीतना नहीं रह गया था, ये ज्ञान जीतना भी बन गया था। इस क्रांति ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। पिछले 200 सालों में जो बदलाव हुए हैं वो पिछले 2000 सालों में भी नहीं हुए थे। औद्योगिक क्रांति ने हमें भाप और बिजली की शक्ति दी। हमने ट्रेनें, कारें और हवाई जहाज बनाए। मेडिकल साइंस ने हमें एंटीबायोटिक्स और टीके दिए, जिससे हमारी औसत उम्र 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई।
हमने चेचक और पोलियो जैसी भयानक बीमारियों को खत्म कर दिया। हमने परमाणु की शक्ति को खोला, जिससे हम शहर बना भी सकते हैं और उन्हें एक पल में मिटा भी सकते हैं। हम चांद पर पहुंच गए। आज हम अपने मोबाइल फोन से पूरी दुनिया से संपर्क बना सकते हैं। ये सब वैज्ञानिक क्रांति की ही देन है। हमने प्रकृति के नियमों को एक एक करके समाप्त किया है और ऐसी शक्तियां हासिल कर ली है जो पहले सिर्फ देवी देवताओं के पास मानी जाती थी। हम एक अभूतपूर्व शक्ति के शिखर पर मौजूद हैं। हमने भूख, बीमारी और युद्ध को काफी हद तक काबू कर लिया है। आज दुनिया में ज्यादा लोग मोटापे से मरते हैं, भुखमरी से नहीं। ज्यादा लोग बुढ़ापे से मरते हैं, संक्रामक रोगों से नहीं। ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, युद्ध में नहीं मारे जाते। ये इंसानियत की एक बहुत विशाल उपलब्धि है, लेकिन इस शक्ति की एक कीमत भी है। हमने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा हमारे सर पर मंडराता रहता है। और सबसे अहम सवाल, क्या ये सारी तरक्की, ये सारी शक्ति हमें खुश कर पाई है, या हम सिर्फ एक बेचैन और अतृप्त प्रजाति बनकर रह गए हैं? अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां हम सिर्फ बाहरी दुनिया को ही नहीं, बल्कि खुद इंसान को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। हम होमो सैपियंस के अंत और एक नई प्रजाति की शुरुआत की दहलीज पर मौजूद हैं। वो भविष्य कैसा होगा? क्या हम भगवान बनेंगे, या हम अपने ही बनाए खेल में खुद को नष्ट कर देंगे? इस सबसे विशाल और सबसे डरावने सवाल का सामना हम करेंगे अपने अंतिम अध्याय में। अध्याय नंबर 5, एक जानवर जो भगवान बन गया। अब आगे क्या? हमने 70,000 साल का एक लंबा सफर तय किया है। एक मामूली से अफ्रीकी जानवर से लेकर आज हम इस ग्रह के निर्विवाद शासक बन चुके हैं। हमने दूसरे इंसानों को खत्म किया, विशाल जानवरों का सफाया किया, और अब हम प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे रहे हैं। हम वो जानवर हैं जो भगवान बन गए। लेकिन इस कहानी का अंत क्या है? अब आगे क्या होगा? युवाल नोआ हरारी अपनी किताब के अंत में हमें भविष्य के कुछ संभावित रास्तों पर ले जाते हैं, जो जितने रोमांचक हैं उतने ही डरावने भी हैं। हम उस बिंदु पर मौजूद हैं जहां होमो सेपियंस का इतिहास खत्म हो सकता है और किसी बिल्कुल नई चीज की शुरुआत हो सकती है। पहला रास्ता है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए खुद होमो सेपियंस के शरीर और दिमाग को बदलना। अभी तक हम अपने औजारों को बदलते आए हैं, लेकिन अब हम खुद को ही बदलने की कगार पर हैं। हम ऐसे इंसान बना सकते हैं जो ज्यादा बुद्धिमान हों, ज्यादा मजबूत हों, जिनकी याददाश्त कभी कम ना हो और जो कभी बूढ़े ना हो। हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भी डिजाइन कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां अमीर लोग अपने बच्चों को जेनेटिकली मॉडिफाइड करवाकर सुपर ह्यूमन का निर्माण कर सकते हैं, जबकि गरीब लोग साधारण इंसान ही रह जाएंगे। ये समाज में एक ऐसी खाई पैदा कर देगा जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। ये अब सिर्फ अमीर और गरीब का फासला नहीं होगा, ये दो अलग अलग प्रजातियों का फासला होगा। दूसरा रास्ता है साइबोर्ग इंजीनियरिंग का, यानी इंसानी शरीर को मशीनी पुर्जों के साथ मिलाना। इसकी शुरुआत तो हो भी चुकी है। हम कानों की मशीनें, आर्टिफिशियल हाथ पैर और पेसमेकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भविष्य में ये और आगे जाएगा। हम अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर और इंटरनेट से मिला सकते हैं। हम अपनी यादें क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं। हम अपनी चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में या किसी रोबोट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हम एक तरह से अमर हो सकते हैं। लेकिन तब इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? क्या वो व्यक्ति जिसकी आधी बॉडी मशीन है और जिसका दिमाग इंटरनेट से संबंधित है अब भी एक इंसान है? हमारी पहचान, हमारी आत्मा का क्या होगा? ये सवाल हमें हमारी इंसानियत के मूल पर ही सोचने को मजबूर करते हैं। और तीसरा और सबसे क्रांतिकारी रास्ता है अकार्बनिक जीवन का निर्माण, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एक ऐसी चेतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो जैविक नहीं है, जो कार्बन पर आधारित नहीं है, एक ऐसी बुद्धि जो सिलिकॉन से बनी है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये 4 अरब साल के जीवन के इतिहास की सबसे विशाल घटना होगी। अभी तक जीवन कुछ जैविक नियमों से बंधा हुआ था, लेकिन एक सच्ची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सभी सीमाओं से आजाद होगी। वो खुद को अपनी मर्जी से बदल सकती है, अपनी बुद्धि को असीमित रूप से अधिक कर सकती है। और एक बार जब ऐसी सुपर इंटेलिजेंस बन गई तो होमो सेपियंस का क्या होगा? क्या हम उसके पालतू जानवर बनकर रह जाएंगे, जैसे आज गाय भैंस हमारे पालतू हैं? या वो हमें एक बेकार और अप्रासंगिक प्रजाति समझकर खत्म कर देगी? इन सभी संभावनाओं के बीच हरारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं।
हम ये सब शक्तियां तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या हम खुश हैं? क्या एक औसत इंसान आज एक शिकारी संग्राहक से ज्यादा खुश है? सारे आंकड़े और रिसर्च बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। हमने बाहरी दुनिया में तो बहुत तरक्की कर ली, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी खुशी का स्तर शायद वहीं का वहीं है। हम दुनिया को बदलने की शक्ति तो रखते हैं, लेकिन हम खुद को नहीं जानते। हम क्या चाहते हैं, हमें यही नहीं पता। किताब का सबसे अहम और अंतिम सवाल यही है, हम क्या बनना चाहते हैं? नहीं, बल्कि हम क्या चाहना चाहते हैं। What do we want to want? हमारे पास बनाने और मिटाने की भगवान जैसी शक्ति है, लेकिन हमारी इच्छाएं और भावनाएं अभी भी पाषाण युग के जानवरों जैसी हैं। हम एक गैर जिम्मेदार भगवान है जो ये नहीं जानता कि उसे अपनी शक्ति का क्या करना है, और इससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। हम इतिहास के सबसे अहम चौराहे पर मौजूद हैं, और हमारा अगला कदम ही यह तय करेगा कि इंसानियत की ये अद्भुत कहानी एक शानदार भविष्य में जाएगी या अपने ही अंत की पटकथा लिखेगी। इस पूरे सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि कैसे 70,000 साल पहले एक संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें कहानियां कहने की शक्ति दी। फिर कैसे कृषि क्रांति के धोखे ने हमें एक जगह बांध दिया और समाज में असमानता पैदा की। हमने जाना कि कैसे पैसा, साम्राज्य और धर्म जैसी काल्पनिक कहानियों ने हमें एक साथ मिलाया, और फिर कैसे वैज्ञानिक क्रांति ने हमें अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने और भगवान जैसी शक्तियां हासिल करने का रास्ता दिखाया। और अंत में हम भविष्य के उस दरवाजे पर मौजूद हैं जहां हम खुद अपनी प्रजाति का अंत करके कुछ नया बना सकते हैं। इस ऑडियो बुक का सार यह है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ उन कहानियों पर टिका है जिन पर हम सामूहिक रूप से विश्वास करते हैं। यह जानकर आपको एक नई आजादी मिल सकती है। आप समझ सकते हैं कि जो चीजें आपको अटल सच्चाई लगती हैं, वो शायद सिर्फ एक कहानी है, और कहानियों को बदला जा सकता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपके दिमाग में एक भी नया सवाल पैदा किया है, तो मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे चौंकाने वाली बात क्या लगी, और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और मैं मिलकर ज्ञान के इस सफर पर आगे भी चलते रहें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।